तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं फिनटेक के बारे में। यानी कि फिनटेक को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक ना इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर एक बन चुका है कि हमारी जो इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो रिफ्लेक्ट होती है इकॉनमी, उसके लिए पूरा का पूरा एक फिन निफ्टी, मतलब एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का एक इंडेक्स आ चुका है फिन निफ्टी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका एक पूरा का पूरा ये एक इंडेक्स आ चुका है। तो फिनटेक एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है हमारी इकॉनमी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, तो ये फिनटेक का पूरा एक इंडेक्स है। तो फिनटेक मीन्स डिलीवरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फंड रेजिंग, लेंडिंग, बोरोइंग थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, पीयर टू पीयर लेंडिंग के अंदर क्या होता है? इट अलाउज एनी वन टू रेज अ लोन फ्रॉम एन ऑनलाइन कम्युनिटी एक म्यूचुअली एग्रीड इंटरेस्ट रेट पर। सिमिलरली जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इवन रूरल पीपल विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ बैंक, ये सारे के सारे कौन से सेक्टर हैं? फिनटेक सेक्टर है। ये एक ऑनलाइन मीडिएटर्स की तरह फंक्शन करते हैं एंड दे सिंपली पुट बोरोवर्स इन टच विद लेंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स विद इन्वेस्टर्स एंड दे पॉकेट वाइल दे पॉकेट अ फी ऑन ईच ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ अपना चार्ज करते हैं अमाउंट। गवर्नमेंट जो है वो भी इस फिनटेक को, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है थ्रू जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, UPI एंड कैशलेस इकोनॉमी। एक स्विस रिपोर्ट आई थी एक रिसेंटली, क्रेडिट स्विस रिपोर्ट, उसने प्रोडिक्ट करा था दैट फिनटेक रेवोल्यूशन इन इंडिया में ट्रिम ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू नियर जीरो, जिसके लिए कोई ATM चार्जेस आगे चलकर लगेंगे ही नहीं। तो देयर आर इशूज़ ऑफ प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियस ही बात है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। मोर ओवर कैसे एक कॉमन मैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये भी फिनटेक के द्वारा रेगुलेट करा जाता है, लेकिन इसके लिए अभी कोई ठोस सॉल्यूशन निकल नहीं पाया। अलग अलग ऐप्स, अलग अलग चीज़ें अपने लिए काम करती हैं। जैसे एक फिनटेक के कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से किसी के पास SBI का अकाउंट है शायद आपके पास। SBI में एक ऐप होती है, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, यूज़ करते होगे, योनो लाइट। इसके अंदर आपने देखा कि कभी भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि OTP आता है सबसे पहले आपके पास, आपके फ़ोन पर पैसा वगैरह भेजने से पहले। बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स में ये वाली फैसिलिटी नहीं है जितना SBI मतलब सेव करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब S23 अल्ट्रा के लिए जब वो पेमेंट कर रहा था, जब मैं मतलब वो पैसे दे रहा था, तो कुछ कैश दिए थे और कुछ UPI करी थी। तो 25-25 हज़ार की जब मैंने 4 बार UPI कर दी थी तो 1 लाख की लिमिट होती है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, इमीडिएटली SBI वालों का कॉल आ गया था मेरे पास कि सर ये आप ही हैं ना जिन्होंने अभी ट्रांजैक्शन करी है किसी भी केस के अंदर। फिर वो मतलब वही उन्होंने ज्ञान दिया कि आप अपना OTP किसी से शेयर मत करना, ऐसा मत बताना, वो मत बताना। तो उस चीज़ में SBI काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माध्यम से चलता है। तो यानी कि ये भी एक प्रकार का, जो योनो लाइट का एग्जांपल देकर OTP वाली बात मैंने आपको बताई कि अगर आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हो OTP आता है, ये एक फिनटेक ही है। क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिनटेक सेक्टर। यानी कि याद है मैंने आपको बताया था आपका एक वॉलेट एड्रेस होता है ना, और उस पर आप दूसरे वॉलेट एड्रेस पर अपना पैसा जो है वो भेज सकते हो, वॉलेट टू वॉलेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ये जैसे मेरा क्रिप्टो का वॉलेट एड्रेस ये वाला, ठीक है। अब आपको मेरे को पैसा भेजना है, मुझे इससे कहीं और पैसा भेजना है, तो इस एड्रेस का इस्तेमाल करके ये वाला काम करा जा सकता है। अच्छा, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ ये, थैंक यू। तो क्या बता रहे हो आप इसमें? पीयर टू पीयर लेंडिंग एक फास्टर और कन्वीनियंट वे टू लेंड एंड बोरो मनी ऑनलाइन। इट अलाउज टू इन्वेस्ट मनी अगेंस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स गिवन टू बोरोवर्स। बेनिफिट्स क्या हैं? इन्वेस्टर के तौर पर आप हायर रिटर्न अर्न कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पर एज़ कम्पेयर टू FD या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। P2P जो लेंडिंग है वो RBI की द्वारा रेगुलेट करी जाती है। 12% क्लब ऑफर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन पार्टनरशिप विद लेंडिंग क्लब एंड लिक्विड लोन्स। RBI ने अप्रूव कर दिया इस प्रकार के P2P ट्रांजेक्शन्स को थ्रू NBFCs। रिस्क क्या है? योर इन्वेस्टमेंट इन P2P लेंडिंग आर नॉट रिस्क फ्री एंड फिक्स इन नेचर। लोन्स की जो परफॉर्मेंस है, रीपेमेंट बाय बोरर्स, दे डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर रिटर्न्स। अच्छा, कोई आपको पैसा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर पागल बनाने का काम हो सकता है, बस वो यही कह रहा है ना। ऑनलाइन आपको नहीं पता ना क्योंकि सामने कौन है, बस
वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है ना। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको अप्रैल 2020 में स्टैब्लिश करा गया था अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 2019। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गिफ्ट सिटी के अंदर है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है टू रेगुलेट और फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन द कंट्री। इसको स्टैब्लिश करने से पहले जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थे लाइक RBI, सेबी, PFRDA, IRDAI, वो रेगुलेट करते थे इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स का बिजनेस। मेन फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना, सच एज सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रीवियसली अप्रूव करे जा चुके हैं एक एप्रोप्रिएट रेगुलेटर के द्वारा। और कौन कौन से एप्रोप्रिएट रेगुलेटर के द्वारा? RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, PFRDA के द्वारा या फिर IRDAI के द्वारा। तो उनको रेगुलेशन करने का एक एक्स्ट्रा ये काम करता है, एक्स्ट्रा रेगुलेट करने का काम करता है उनकी रेगुलेशन के लिए। ठीक है, सारी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करता है एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू कि मतलब RBI अगर बिजी है, सेबी बिजी है, तो ये आप इसकी एडिशनली आप नहीं मतलब ये बॉडीज़ इनकी एडिशनली इसकी हेल्प ले सकती है। फिर हम बात करते हैं स्पॉट एक्सचेंजेस की। अब स्पॉट मार्केट के अंदर क्या होता है? जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या जो कमोडिटीज़ होती हैं दे आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो अभी जैसे कौन सी मार्केट खुली हुई है? अभी इस टाइम पर खुली हुई है जब हम ये लेक्चर ले रहे हैं, कमोडिटी मार्केट है ना, या फॉरेक्स खुला होगा। फॉरेक्स को देखते हैं हम ज़रा। तो हम चलते हैं USD INR पे। ये देख रहे हो इसका स्पॉट प्राइस 83.10। अब ये बहुत स्लो दिखेगा आपको, मैं कुछ और दिखाता हूँ, कमोडिटी दिखाता हूँ। गोल्ड 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 गोल्ड, यहाँ हम चलते हैं। गोल्ड का भी स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है ये देखो, 58,131। जिसका स्पॉट प्राइस है 58,131। अब 130 हो गया, देख रहे हो चेंज हो रहा है। ये इसका होता है स्पॉट प्राइस। अब ये अभी ऑन द स्पॉट इतने का चल रहा है, यानी कि अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मुझे कितने का मिल रहा है? देखो कुछ लेवरेज है मेरे पास, लेकिन फिर भी इसका प्राइस इतने के हिसाब से मिल रहा है। आप देख रहे हो 140 हो गया ये एकदम से। अभी 131 पर था, अभी 140 हो गया। ओके, तो ये है मेरे लिए स्पॉट मार्केट, स्पॉट प्राइस मेरा। तो स्पॉट मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कमोडिटीज होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको गोल्ड दिखाया वो कमोडिटी था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने आपको फॉरेक्स दिखाया USD INR। ठीक है, तो दे आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। इमीडिएट डिलीवरी मतलब मैं अभी बाय कर सकता हूँ उसको एकदम से, बिल्कुल कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ? बिड प्राइसेस चल रहे होंगे, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होड़ मची होगी। भारत के अंदर जो स्पॉट एक्सचेंज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वेयर परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, बुलियंस दे टेक प्लेस। स्पॉट एक्सचेंजेस के अंदर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, सो प्राइस डिटर्मिनेशन इज मोर एफिशिएंट। कैसे? बिड प्राइसेस के थ्रू। तो फिर से चलते हैं जैसे इसी पे एंड गोल्ड पे चले। यहाँ पर गए हम इसके अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट पर, तो बिड प्राइसेस चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। यहाँ पर चेंज हो रहा है ना मयूर? टोटल क्वांटिटी सेलर्स के पास इतनी, बायर्स के पास इतनी। ठीक है, इसमें चेंज हो रहा है बार बार, बिल्कुल हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर आपको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर ट्रेड करना है तो उसके लिए हमारे देश में कुछ स्पॉट एक्सचेंजेस हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX या फिर NCDX भी कहते हैं इसको, ई मार्केट्स लिमिटेड। इट इज़ अ लीडिंग नेशनल स्पॉट एक्सचेंज इन इंडिया। इसको 2006 में बनाया गया था। ठीक है, ये जो
NEML है। NEML पता है किसको कहा जा रहा है? NE का मतलब है ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। E ये इलेक्ट्रॉनिक को कहा जा रहा है, ML कहा जा रहा है मार्केट्स लिमिटेड को, ठीक है, इस टोटल को NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड को कहा जा रहा है NEML। इट इज़ अ wholly owned subsidiary of NCDEX which is majorly owned by LIC, NABARD, IFCO, PNB, Canara Bank and NSE। NCDEX इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है विद मोर देन 90% मार्केट शेयर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। हम NCDEX पे चलते हैं एंड इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं ज़रा। अब देखो इतनी सारी चीज़ों में ट्रेड करने के लिए ये चीज़ें अवेलेबल है, देख रहे हो, सीरियल्स, चना, बार्ले, बाजरा, वीट, मूंग, मेज फीड इंडस्ट्रियल ग्रेड, पैडी, बासमती, पूसा, 1121 वाला चावल, फाइबर, कपास, 20 mm की कॉटन, मसालों में टर्मरिक, कोरिएंडर, जीरा, मेटल में स्टील लॉन्ग, और ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट, कैस्टर ऑयल, रिफाइंड कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल केक, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, क्रूड पाम ऑयल, नेचुरल वाइटेज सेसमे सीड्स, हेप्रो सोयाबीन मील। सॉफ्ट चीज़ों में गुड़ है, रोबस्टा, चेरी, AB कॉफ़ी, इसैप गोल्ड सीड, ये नहीं पता मुझे क्या होता है, और गोअर कॉम्प्लेक्स के अंदर गोअर सीड 10 MT एंड गोअर सीड, गोअर गम, रिफाइंड स्प्लिट्स। अच्छा ये, अच्छा अब यहाँ पर कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो ज़रा, जल्दी बताओ बताओ बताओ, चलिए सिलेक्ट करो इनमें से कोई भी एक चीज़। पाल्म ऑयल कहाँ पर है? क्रूड पाम ऑयल, ठीक है। पहले तो आपको चीज़ें बता रहा है। पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है, ये पाम ऑयल के फ्रूट से मिलता है। अफ्रीकन पाम ऑयल जो होता है ये आपको ये बता रहा है। फिर इसके फीचर्स बता रहा है यहाँ पर आके, फिर बता रहा है ये आपको इसका स्पॉट चार्ट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? स्पॉट एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ना, ये आपको इसका स्पॉट चार्ट बता रहा है कि अभी इसका रेट मतलब कितना चल रहा है 17 अगस्त तक, और ये यहाँ पर इतना कितना चल रहा है 815.45, 17 अगस्त तक आ गया। पहले कितना था 817, यानी कि अगर हम इसका ट्रेड करते तो आज हमें कितने रुपए का फ़ायदा होता? 807 से लेकर 815 तक, लगभग 7 साढ़े 7 रुपये का, है ना। अब इसकी भी ऑप्शन चेंज होती है क्या? जी हाँ, ये, लेकिन मार्केट अभी बंद है तो अभी आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर भी कॉल पुट्स होते हैं और डेली मार्जिन इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर आप जैसे ये मस्टर्ड सीड को देखो, ये है, ठीक है, ये इसका स्पॉट प्राइस एंड क्या है ये प्लेटफॉर्म? ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। हाँ हाँ, ये एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ। पुट और कॉल के लिए यहाँ पर कोई अभी अवेलेबल ही नहीं है। किसी एक अच्छी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है, जहाँ तक मैंने सुना है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, वो जीरा में तो होता ही होगा। जीरा में चलते हैं, जैसे देखते हैं। हाँ जी, इसका स्पॉट चेंज प्राइस काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पर आपके पास देखो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है 20 अक्टूबर, 20 सितंबर, 18 अगस्त, ठीक है। एंड ऑप्शंस में इस पे यहाँ पर आफ्टरनून के अंदर इतना इसका ये था, इसकी एक्सपायरी ये इतनी तारीख को, इतनी तारीख को, डेली आपको ये बता रहा है। एंड इसकी ऑप्शन चेंज ये भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी कोई अलग अलग डेट की है, तो यहाँ पर आप स्पॉट के अंदर भी मतलब डेली इसकी एक्सपायरी है, जैसे 18 तारीख, 20 तारीख, लेकिन ये जो है 8वां महीना, 9वां महीना आपका सितंबर, फिर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके, ठीक है।
तो ये आपके पास अवेलेबल है, दिखा दिया मैंने आपको सारा। उसके बाद नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL और इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी established in 2008. इट इज़ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एंड इज मेजरली इन्वॉल्व इन माइनिंग एंड क्वेरिंग बिजनेस। तो ये जो बुलियन है एक प्रकार के जैसे मेटल ही होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आके कमोडिटीज़ का सेगमेंट तो ओपन ही है, तो आपके पास ये सारे मेटल्स हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक मयूर बात होती है इसकी, जैसे आप कहोगे सर यहाँ पर MCX तो आ जाता है, तो वो क्यों नहीं आता? आपको बस एक कॉल करके एक्टिवेट करवाना पड़ता है। वैसे तो मैंने एक्टिवेट करवा रखा है NCDX। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका भी ऑप्शन शो होने लगेगा, जो कि यहाँ पर ये जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं ट्रेड सेगमेंट के लिए। धन इसको अभी इसलिए नहीं रखता, यहाँ पर ज़्यादा इसका ट्रेड मतलब होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है, उसके ऑप्शंस होते नहीं है, फ्यूचर्स होते नहीं है, तो वो आपको मिल जाता है। बस एक सेगमेंट आप एक्टिवेट करवाओगे तो फिर वो NCDX भी देने लगेगा यहाँ पर। हाँ अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हो? इसको अगर ट्रेड करना है, यहाँ पर जाओ, अकाउंट अपना लिंक करवा लो, और यहाँ पर जाकर हाँ नहीं यही डीमेट अकाउंट अपना लिंक करवा लो यहाँ से, और इनको ये बोल दो कि NCDX मतलब मेरा अकाउंट ओपन कर दो, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ये बन रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये यहाँ पर आराम से जो चीज़ें होती है, इसका भी FPO वगैरह ये सब जो निकलता है, याद है मैंने IPO जैसे आपको FBO भी पढ़ाया था, ठीक है। और इसके अंदर भी आपका ये ऑप्शन कैलकुलेटर वगैरह ये सब जो है ये चीज़ें होती हैं। छोड़ो उसको, वापस आओ। इन द यूनियन बजट 2020-2021 सेटिंग अप एन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, इसको अनाउंस करा गया था। उसके बाद इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये एक पावर और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको रेगुलेट करा जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। ये पहला और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, विच प्रोवाइड्स अ नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। It enables efficient price discovery and increases the accessibility and transparency of power market in India. इसने 2008 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर। IEX it provides an electronic platform to various participants in power market, state electricity board, power producer, power traders, open access consumers, both industrial and commercial. जो एक्सचेंज है it is publicly listed company with NSE and as well as BSE। तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है ये लॉन्च करा गया था IEX के द्वारा 2020 में। तो इसको हम लोग देखते हैं ज़रा, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसका पूरा का पूरा वैसे एक शेयर की फॉर्म में ही होता है। ये देखो IEX सर्टिफिकेट की फॉर्म में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का रेंज चल रहा होगा उसको कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बिजली, हाँ मैं हाथ से, हाँ कहीं नंगी तारे हाथ से पकड़ लो वो नहीं कहा जा रहा, ठीक है। नहीं कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, अच्छा इससे पर लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है पता है, जैसे ये जो इसका सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, अब आपने बिजली के रेट को ख़रीदा था कम उस पर, मतलब ट्रेड करा था कम उसमें, और वो रेट ज़्यादा बढ़ गए। अभी ये फिनोमेना अच्छे से आया नहीं है, मैंने सुना है वैसे वर्क करता है। तो मयूर आपको पता है, आप अपना बिजली का बिल इससे कंपनसेट कर सकते हो सर्टिफिकेट से। जैसे कार्बन ट्रेडिंग बॉन्ड्स होते हैं ना जैसे ट्रेडिंग मार्केट्स को वो ऑफसेट करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको मतलब अपने बिजली का बिल देने के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ मतलब वो तरीका होता है, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तरीका बस है, मैंने कभी करा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तो ये एक शेयर की फॉर्म में आ गया है ना। इसके प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, यहाँ होती है इसकी पूरी तरीके से ट्रेडिंग। ये देखो परचेज बिड, सेल बिड, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट देखिए अगर हम लोग क्या क्या है, डे अहेड मार्केट, ग्रीन डे मार्केट, ट्रेडिंग प्रोसेस,
क्या कह रहे हो? हाँ, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने पूरा बता रखा था इसका प्रोसीजर क्या है, ये कब आएगा, कब लॉन्च होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसका ट्रेडिंग कैलेंडर भी है इनके पास, वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके पास, जैसे ये देखो वही ऑप्शन चेन की तरह ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट कैलेंडर। तो इनके पास अप्रैल का है, और डेली और इंटरडे कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रैल में ही आया था, उसके बाद अभी आया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बेटर यही है कि अगर जिसको होल्ड करना है, अगर कुछ भी कर रहा है तो वो IEX होल्ड करे। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का पूरा इसका ये कि आपके पास एक चार्ट है। किसकी? ये यार ये ना एक्चुअली क्या होता है कि मयूर ये ना होल्डिंग वाले होते हैं। अब जो ये सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं तो वो तो ले ही लेते हैं, मतलब वो करके रिटेल इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता होता, वो ये सब चीज़ों के बारे में क्या पता लगाएंगे, ठीक है। इस वजह से बस ये रीज़न होता है। अब जैसे आपको पता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अभी इसको देखना जैसे, ठीक है, इंडियन गैस एक्सचेंज को, इंडियन गैस एक्सचेंज इंडिया का पहला ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज है जो कि प्रमोट करता है, सस्टेन करता है एक एफिशिएंट और रोबस्ट नेचुरल गैस मार्केट को एंड टू फोस्टर गैस ट्रेडिंग इन द कंट्री, IGX। अब यहाँ पर चलते हैं एंड देखते हैं ज़रा IGX है क्या कोई शेयर? नहीं, IGX तो नहीं है। लेकिन अब आपको गैस में अगर ट्रेड करना है तो क्या करा जाए, यहाँ पर आप गए कमोडिटीज़ के अंदर, और यहाँ पर जाकर आपको मिलेगा नेचुरल गैस मिनी, नेचुरल गैस आ गया, ट्रेड हो पा रहा है, ठीक है। ये है 250 मिलियन मेट्रिक ब्यूट्रिक टन्स यूनिट, और ये है 1250। तो ये कितने का मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है 92,000 का, और मिनी वाला कितने का मिल रहा है? 18,000 समथिंग का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर जाऊँ और लिखूँ कि नेचुरल गैस, तो यस नेचुरल गैस एज सच तो इसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल है, मतलब कोई स्टॉक और शेयर नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर्स की हाँ बन जाती है, हाँ हर किसी की बन जाती है, उससे लिंक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सेंसिबल पे आपने देखा होगा टाइप करते हो तो आता नहीं है, उससे लिंक करना पड़ेगा आपको जीरोधा के अकाउंट से लॉगिन करके बस। IGX started operations on 15 June 2020 as a gas trading platform and has been operating as a gas exchange since 10 December 2020। तो हम ओरिजिनल एक बार चलते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज पर। इंडियन गैस एक्सचेंज, ये इसके भी आप प्रोडक्ट में जाओगे तो अंडर ऑक्शन मैकेनिज्म, इसका भी कुछ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग मैक्सिमम अप टू 5 days फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ गैस। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर वीकडे और वीकली वाले 7 to 10 days डिलीवरी, 1st to 7th, 8 to 14, 15 to 21 एंड 22nd टू द एंड ऑफ द मंथ बेसिस, ठीक है। ये सारे हैं। तो ये इसके ट्रेडिंग डेज वगैरह और ट्रेडिंग विंडो वगैरह, कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या हैं, कैसे होते हैं। Maximum 8 daily contracts will be available on trade date, ठीक है। हाँ बिडिंग के बेसिस पे चलता है ना, वो खुद बता रहा है ना।
ट्रेडिंग प्रोसेस है बिडिंग के बेसिस पर। अब बिडिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये यहाँ पर जो बिड प्राइस और ऑफर प्राइस होता है, कोई ना कोई खरीदने बेचने वाला तो होना चाहिए ना, बस वो है। अभी देख रहे हो ये कमोडिटीज़ मार्केट मंडे से फ्राइडे श्रेय ओपन रहती है 24 आवर्स, मंडे से फ्राइडे। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है। इंडिया स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे ओपन रहती है, लेकिन 9:15 से लेकर 3:30 तक, ठीक है। तो ये अभी देख रहे हो ये भी चल रही है। उसके बाद IGX एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस है जहाँ पर बोथ बायर्स एंड सेलर्स सेल ट्रेड गैस एज द अंडरलाइंग कमोडिटी। IGX enables efficient and competitive delivery of gas prices and one of the most important objective is to maintain market integrity। इसको रेगुलेट कौन करता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। देखो ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक अच्छा खासा चैलेंज है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इट फंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम सच एज ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन ट्रेड एंड टेररिज्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को क्रिएट करा गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान 1989 में, ताकि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका जा सके एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस के अंदर लोकेटेड है इन द OECD हेडक्वार्टर। और OECD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। FATF में करेंटली 39 मेंबर्स हैं, 37 कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, EU और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो EU और GCC जो है वो एक प्रकार से मेंबर कंट्रीज ही माने जाते हैं, भले मतलब मेंबर्स ही माने जाते हैं, भले वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया बिकेम ऑब्जर्वर ऑफ FATF इन ऑब्जर्वर मेंबर इन 2006। बाद में इंडिया मेंबर बन के 2010 में। फंक्शंस क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करता है, कॉल्ड FATF रिकमेंडेशंस, एंड इट परसुएट्स अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कि वो अपने अपने देश में एक लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आए कि वो FATF के स्टैंडर्ड से स्टिक कर सकें, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर को अपना सकें अपने देश में नेशनल लेजिस्लेशन के हिसाब से। तो कंट्रीज विच आर अनकोऑपरेटिव विद अदर ज्यूरिसडिक्शंस इन एफर्ट्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि कॉपरेट नहीं करती हैं और उनके ऊपर ब्लेम है, जैसे पाकिस्तान वगैरह के ऊपर कि वो मेंबर होने के बावजूद मान लो कि टेररिस्ट फंडिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो FATF उनको अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है। FATF ब्लैक लिस्ट को हम लोग कॉल फॉर एक्शन भी कहते हैं। FATF इस ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करता रहता है। फरवरी 2022 की बात है, 2 कंट्री जो है FATF की ब्लैक लिस्ट में जो थी वो थी नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, एंड इसलिए आपको पता है इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगते रहते हैं। तो देयर ऑल्सो एग्जिस्ट FATF ग्रे लिस्ट, जहाँ पर करेंटली 23 कंट्रीज़ हैं। अक्टूबर 2021 में इनकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट, FATCA एक्ट जो है ये एक US का टैक्स रेगुलेशन है, जिसको USA की सरकार लेकर आई थी टू प्रिवेंट द ऑफशोर टैक्स एवेशन बाय द US नेशनल्स, यानी कि USA के जो लोग हैं वो कहीं और अब मतलब अगर पैसा वगैरह इन्वेस्ट करके अगर अर्निंग ले रहे हैं और USA में उस पैसे को खर्च करें तो वो टैक्स की चोरी ना कर सकें। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब USA नहीं चाहता था कि जिन जिन देशों के अंदर USA के ऑफिशियल्स काम करते हैं उधर से पैसा लेकर आएँ और USA के अंदर उसको खर्च करें, अपनी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं लेकिन टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो USA ने इसको एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तौर पर बहुत सारी कंट्रीज के साथ समझौता करके साइन करवा लिया था, एंड इट वॉज साइंड इन 2015 बिटवीन इंडिया एंड USA टू इम्प्लीमेंट FATCA डिक्लेरेशन। अब इससे इंडिया की भी मदद होगी कि वो इंडिया जो USA में इन्वेस्ट करते हैं पैसा लेकर आ रहे हैं, इंडिया में टैक्स दे नहीं रहे हैं, वो USA के नेशनल्स जो कि इंडिया की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा लेकर आ रहे हैं, USA में टैक्स भर नहीं रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का फायदा हो गया था। प्राइमरी गोल क्या था FATCA का? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड फाइनेंशियल एसेट्स अबाउट द US नेशनल्स, दूसरी कंट्रीज से अदर देन द US, ऑल इंडियंस होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक NPS, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट, कोई भी स्टॉक्स वगैरह कुछ भी है, दे हैड टू गिव डिक्लेरेशन दैट दे आर नॉट अंडर US टैक्स जुरिसडिक्शन। अब जैसे आप अगर USA की स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए बड़ी सारी जो ऐप्स होती हैं, तो उसमें आपको अकाउंट ओपन जब करवाना पड़ता है, आप अपना जो DMAT अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको ये अंडरटेकिंग साइन करके देनी पड़ती है, ठीक है, कि आप US के टैक्स जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं हो। उसके अंदर फिर हम बात करते हैं उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है विच एनालाइजिस एंड इवेल्युएट्स एक इंडिविजुअल का या एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को, ताकि ये देखा जा सके कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो कुछ भी करते हो तो उसके साथ रिस्क क्या हो सकता है आपको, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग ऑफ द लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्रेडिट रेटिंग
एजेंसी की जो रेटिंग्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द इशू ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट डेब्ट एक्सेट्रा। अगर एक अच्छी रेटिंग होती है इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग गुड इंटरेस्ट, और इससे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम हो जाता है एक अंडरलाइंग एसेट का, जो कि काफ़ी आपका रिस्क कम हो सकता है इससे, कुल मिलाकर बात यह है। और रेटिंग कैसी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग रेट्स में, AAA+ हो सकती है, AA+ हो सकती है, ठीक है, A++ हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो रेटिंग्स आर चेंज कॉन्टिन्यूअली डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी या फिर गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर फिस्कल डेफिसिट किसी कंपनी का बढ़ जाता है तो उसकी रेटिंग कम कर दी जाएगी, डाउनग्रेड कर दी जाएगी। क्रेडिट रेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन एंटिटीज आर लुकिंग टू बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स। और सामने वाला कोई ऐसे ही पैसा थोड़ी ना किसी कंपनी पे लगा देगा, वो पहले प्रेजेंट और पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, बोरिंग हिस्ट्री देखेगा, रीपेमेंट एबिलिटी देखेगा, तब जाकर वो लगाएगा। भारत के अंदर सेबी जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्रिटिसाइज करा गया था 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर कि तब तुम क्यों नहीं अच्छे से रेटिंग कर पाए, जब बड़ी सारी कंपनीज के अंदर जो लोगों ने पैसे लगा रखे थे, बड़े सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर लोगों ने पैसे लगा रखे थे, वो डूब गए। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अपनी झगमरवा रही थी क्या, ठीक है। तो यूएसए के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर क्रिटिसाइज करा गया था। मतलब ये अलग से आपको एक पॉइंट बोल रहा है, ये इसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया के विभिन्न कोनों में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं उनको 2008 का जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पर इनको क्रिटिसाइज करा गया था। रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था ना कि 2008 के टाइम पर एक क्राइसिस हुआ था, वो था IL&FS क्राइसिस। तो DHFL एंड येस बैंक डिफॉल्ट, तो जो रोल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जब इन तीनों का भट्टा बैठा, ठीक है, तो इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज। अब ये जो दीज फेल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव सिक्योर्ड पॉजिटिव रेटिंग्स इनको मिली थी, लेकिन जो ट्रू इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वाले पता नहीं लगा पाए। अच्छी रेटिंग देते रहे, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहे और लोगों का पैसा जो था वो डूब गया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं दे डिडेंट इवेल्यूएट एंड असेस दीज NBFCs डिलीजेंटली, अच्छे से इनको इवेल्यूएट नहीं करा था। एंड दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर टू लेट टू डाउनग्रेड द रेटिंग, तब तक लोगों का पैसा जा चुका था। भारत के अंदर इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी देखने को मिलती है, एक होती है क्रिसिल लिमिटेड, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, केयर एंड इकरा। मेजर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, फिच, मूडीज, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, और इसी का एक इंडेक्स भी होता है ना यूएसए के अंदर, मैंने अभी आपको दिखाया S&P 500, ठीक है, लेकिन वो अलग है, वो इंडेक्स है पूरा का पूरा, उसी से रिलेटेड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्लोबल लेवल पे काम करती है। मूडीज़ की रिपोर्ट आती रहती है काफ़ी सारी, ठीक है, एंड फिच ग्लोबल की भी आती रहती है उसके, ठीक है। हमारे चैप्टर दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल मार्केट। तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।